Valid marriage means legal marriage, sahi marriage, which marriages have status in the eye of law. Void marriage means complete illegal marriage, it has no status in the eye of law. और voidable marriage मतलब मैरिज वैलिड भी नहीं है, void भी नहीं है, सर्टेन कंडीशंस की वजह से इसे कोर्ट में एप्लीकेशन यानी पिटीशन फाइल करके उसे voidable डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं शहाना आज डिस्कस करूंगी कि अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज क्या है और इन सब में क्या डिफरेंसेस है। वैलिड मैरिज मतलब लीगल मैरिज which marriages have status in the eye of law. तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वैलिड मैरिज मतलब जिस मैरिज में सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी होती है और अगर वो कंडीशन फुलफिल हुआ तो वो मैरिज वैलिड हो सकता है। तो नंबर 1, मोनोगमी। नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अगर शादी के टाइम में लड़का या लड़की किसी के भी हस्बैंड या वाइफ हो, पहले से हस्बैंड या वाइफ हो, तो वो शादी वैलिड नहीं हो सकता। तो कोई भी पहले से अगर शादीशुदा हो तो दूसरा शादी वैलिड नहीं हो सकता। पहले शादी को डिवोर्स देना होगा तो दूसरा शादी वैलिड हो सकता है। तो वैलिड मैरिज के लिए कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं हो सकता। साउंडनेस ऑफ माइंड एट अ टाइम ऑफ द मैरिज, दोनों पार्टीज को शादी के लिए वैलिड कंसेंट देना होगा। तो दोनों की दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए ताकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से यानी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो शादी के लिए वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल ना हो। और अगर दोनों वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल है फिर भी दोनों में से कोई भी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित ना हो जिसके वजह से शादी के लिए अनफिट हो या बच्चा लेने के लिए अनफिट हो। यानी वैलिड मैरिज के लिए दोनों की वैलिड कंसेंट होना ज़रूरी है और साउंडनेस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत है। एज, if the bridegroom has completed 21 years of age and the bride has completed 18 years of age, then the marriage becomes valid. मतलब शादी के लिए लड़का को 21 years एज कंप्लीट करना होगा और लड़की को 18 years एज कंप्लीट करनी होगी, तब वो वैलिड मैरिज हो सकता है। Prohibited degree of relationship. The parties should not be under prohibited degree of relationship. मतलब हमारी एंसेस्टर्स जो हमारी पिछली पीढ़ी और जो हमारी अगली पीढ़ी में जो रिलेशंस होता है उसमें शादी नहीं हो सकता, उसमें शादी होने से वो वैलिड नहीं होगा। मतलब किसी के फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ये सब पिछली पीढ़ी होती है और जैसे किसी की सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन ये सब अगली पीढ़ी होती है और इसमें जो रिलेशंस होता है उसमें शादी नहीं हो सकता, वो शादी होने से वैलिड नहीं होगा। यह क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है इसलिए वैलिड मैरिज के लिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकता। वैलिड मैरिज के लिए कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर नहीं हो सकता। सपिंदा रिलेशनशिप, तो सपिंदा रिलेशनशिप मतलब सेम पिंड में जो रिलेशंस होता है, तो ऐसे सेम पिंड में रिलेशंस में शादी नहीं हो सकता, वो वैलिड नहीं होगा। तो सपिंदा रिलेशन, सेम पिंड में रिलेशन हम कितने तक काउंट करें, कितने ऊपर जाए। अगर हम मदर की साइड देखें तो हमें 3 जनरेशन तक जाना होगा और अगर हम फादर की साइड देखें तो हमें 5 जनरेशन तक जाना होगा। तो ये सब सपिंदा रिलेशनशिप में इंक्लूड होंगे और ऐसे सपिंदा रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकता, वो शादी वैलिड नहीं होगा। इसलिए वैलिड मैरिज के लिए किसी को भी सपिंदा रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि सपिंदा रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकता, वो वैलिड नहीं होगा। वॉइड मैरिज मतलब पूरा कंप्लीट इलीगल मैरिज which marriages have no status in the eye of law। तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो भी सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में जो भी कंडीशंस है उनमें से अगर 3 कंडीशंस वायलेट करते हैं तो वो शादी वॉइड होगा। जैसे कि शादी के टाइम में किसी को भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अगर वो पहले से शादीशुदा है तो वो शादी वॉइड होगा। ठीक उसी तरह सेक्शन 5 में जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है, उस प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में अगर शादी होगा तो वो शादी वॉइड होगा। फिर सपिंदा रिलेशनशिप में अगर शादी हुआ तो वो भी शादी वॉइड होगा।
सपिंग द रिलेशन मतलब एक पिंड की रिलेशन में अगर शादी हुआ तो वो शादी वॉइड होगा। वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स हैं मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि मैरिज के टाइम में, एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई इम्पोर्टेंट हो और इम्पोर्टेंसी की वजह से मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ हो, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी सेक्सुअली परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल हो, तब ये मैरिज वॉइडेबल माना जाता है। लेकिन वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए किसी एक को कोर्ट में पिटीशन यानी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। That the wife was at the time of marriage pregnant by some person other than the husband. अगर शादी के टाइम में वाइफ प्रेग्नेंट हो किसी और एक पर्सन से तो ये शादी वॉइडेबल माना जाता है। लेकिन इसके लिए हस्बैंड को कोर्ट में पिटीशन यानी एप्लीकेशन फाइल करना होगा। हस्बैंड अगर ये जानते हुए कि वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट है फिर भी वो वाइफ के साथ मैरिटल रिलेशन रखते हैं तो ये शादी वॉइडेबल नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में जो एज दिया गया है उससे पहले अगर किसी की शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर होगा और वो मैरिज वॉइडेबल होगा। लेकिन इसके लिए कोर्ट में पिटीशन यानी एप्लीकेशन फाइल करना होगा और कोर्ट में चैलेंज करना होगा, यानी 2 इयर्स की लिमिटेशन टाइम में कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। और अगर वो लिमिटेशन टाइम में एप्लीकेशन फाइल ना हुआ हो और पार्टी मैच्योरिटी और ये भी हो कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मैच्योरिटी एज अटेन कर लेते हैं तो ये शादी वैलिड हो जाएगा। वैलिड मैरिज मतलब लीगल मैरिज जो कंप्लीट लीगल है, सही है। वॉइड मैरिज मतलब कंप्लीट इलीगल मैरिज व्हिच मैरिज हैज नो स्टेटस इन द आई ऑफ लॉ। और वॉइडेबल मैरिज मतलब कुछ कंडीशंस की वजह से इसे वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाता है। वॉइड मैरिज में कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उसे वॉइड डिक्लेयर करवाना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही वॉइड है मतलब इलीगल मैरिज है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना पड़ता है। तो यही था वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज में जो डिफरेंसेस। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि मुस्लिम लॉ में क्या वैलिड मैरिज है, वॉइड मैरिज है एंड वॉइडेबल मैरिज है। तो फिर मैं हाजिर होती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर हाजिर होती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।